बैक मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम कुछ बात कर लेते हैं सेहत की, जो कि बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि पेचीदा मसाइल को जन्म लेती हैं। उसके लिए माहिरीन की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है और उसके सही और बरवक्त इलाज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बात कर ली जाए कुछ इमराज होते हैं पित्ते के, हर्निया के, अपेंडिक्स के, इनकी अगर सही सर्जरी होती है और कहाँ होती है, कौन से मौलिज हैं इसके लिए, उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और जिस काम के लिए, इस पूरे टॉपिक के लिए, इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जिस गेस्ट को हमने बुलाया है, इनका बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है कई दिहाइयों से। और जिना हॉस्पिटल जो कि एक बड़ा माना जाना सरकारी अस्पताल है, जिसको हम हमेशा देखते हैं कि वफाकी हुकूमत भी टेकअप करने में लगी होती है, सिंध हुकूमत भी इसमें बेहतरी लाने में लगी होती है। दोनों मिली जुली हुकूमतों ने इसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया है कि वहाँ के ये सीनियर सर्जन हैं और जिस्म पर कभी जो हम कहते हैं ना कि फोड़े या दाने वगैरह हो जाते हैं, या फिर थायराइड का मामला हो, या फिर हर्निया का मामला हो, या फिर किसी भी किस्म की सर्जरी हो, ये उसमें महारत रखते हैं। और साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बड़ी पोलाइट पर्सनैलिटी हैं। जब हम देखते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मरीज़ जब जाता है किसी भी डॉक्टर के सामने तो उसकी आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है, ये उसी शबीह के, उसी शनाख्त के, उसी पर्सपेक्टिव के, उसी सिनेरियो के डॉक्टर हैं। जब आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपके अंदर भी जो बीमारियां जन्म ले रही होंगी ना, वो घर बैठे बैठे आधी तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी और आधी के हवाले से आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर और सर्जन भी हैं, सीनियर सर्जन हैं हज़रत बिलाल बरकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। कैसे सर, आप खैरियत से हैं? पहले तो आपने ड्रेसिंग बड़ी अच्छी की हुई है, मैं बड़ा महसूस हुआ। हम हमेशा सोचते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मुझे अपनी कल की ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन मिल गया। थैंक यू सर। इतना तो नहीं है, लेकिन ये कि आपका ज़ेब नज़र है जो आपको अच्छा लगा। सर माशाल्लाह आपका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सर्जरी में, और जो कि लोगों को दरपेश होते हैं मसाइल हर्निया के ख़ास तौर से, बाकी पित्ते के और दूसरी और बीमारियों के, आप काफ़ी सारी सर्जरीज़ कर रहे होते हैं। तो आजकल के दौर में जो बीमारी की तशख़ीस है, उसमें जो जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी है, उसका क्या अहम रोल है? उसका बहुत बड़ा रोल है। जब तक एक चीज़ तशख़ीस नहीं होती तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले डायग्नोसिस हम बनाते हैं, उसके फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो बड़ा रोल है जी। वो ये ना कि पहले अल्ट्रासाउंड हो गया, डायग्नोसिस हो गई, और उसके बाद फिर आपने सजेस्ट कर दिया कि सर्जरी होती है कि नहीं। अच्छा, तो सर्जरी के लिए ही अगर हम बात की जाए तो उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उसमें जैसे आजकल AI का दौर है, रोबोटिक्स, तो वो अब क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है जिना हॉस्पिटल में भी? बिल्कुल इस तरह है कि ज़िंदगी तग़य्युरात का नाम है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ठीक है। पहले ओपन सर्जरी होती थी, फिर क्यू होल जिसको हम लेप्रोस्कोप कहते हैं, उसके बाद जो ना अब रोबोट आ गया है। ठीक है। ठीक है। तो ओपन सर्जरी भी होती है, लेकिन शर्त यह है कि जिस बंदे ने की होल सर्जरी करनी होती है, लेप्रोस्कोप भी करनी होती है, उसको ओपन सर्जरी करनी आती हो। अच्छा, उसको पता हो इन ना। हाँ, जब तक आपको ओपन सर्जरी नहीं आती है तब तक आप लेप्रोस्कोप पे नहीं जा सकते। जब तक आपको लेप्रोस्कोप की नहीं आती तब तक आप रोबोट पे नहीं जा सकते। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपने ओपन की तरफ अल्टीमेटली आना होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बचपन में हम कहा करते थे ना, देखो अभी साइकिल चलाना सीख लो, कल को मोटरसाइकिल चलाने में आसानी होगी। तुम्हें रोड साइंस का पता होगा, तुम्हें फंक्शन का पता होगा। फिर मोटरसाइकिल सीखने के बाद ये होता था कि तुम्हें गाड़ी चलाने में आसानी होगी, लेफ्ट और राइट मिरर देखने में आसानी होगी। तो बेसिक वहाँ से स्टार्ट होता है। सीनियर डॉक्टर ही ये सारे प्रोसेस भी करेगा, कोई एकदम यंग और फ्रेश डॉक्टर आके नहीं कर सकता। नो नो, नेवर, नॉट एट ऑल। बात ये है स्टेप वाइज, पहले MBBS करते हैं, उसके बाद फिर 4-5 साल बाकायदा ट्रेनिंग होती है अंडर सुपरविजन ऑफ ए सीनियर सुपरवाइजर। मैं खुद बजाते खुद एक सुपरवाइजर हूँ, मेरे अपने शागिर्द जो ना कंसल्टेंट बन गए हैं। वेरी गुड। तो हमारे अंडर पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद जो ना फिर आगे वो प्रोसीड करते हैं। ठीक है। मैं ज़रा जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जो आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस अपने दौर के अंदर की हो, किन किन चीज़ों की सर्जरीज करते हैं आप? इस तरह है कि सर्जन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जनरल सर्जरी में आप ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सर्जरी जो आपने नहीं किया है। चलें इसको सवाल को रिफ्रेश कर देते हैं। अपने पूरे एक्सपीरियंस के अंदर, पूरे टेन्योर के अंदर कौन सी ऐसी सर्जरी है जो नहीं की हो, फिर उसके साथ साथ वो भी बता दीजिएगा जो की हो। जो मेरे फील्ड है जनरल सर्जरी का, जी, सर से लेके पाँव तक
सर पे कहीं पे फोड़ा होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जी, जी, या जी। गर्दन के ऊपर कोई स्वेलिंग सी होती है, जी। थायराइड है, ब्रेस्ट है, पित्ता है, अपेंडिक्स है, मैदा है, लबलबा है, स्प्लीन है, आंतड़ियां है, फिशर है, फिस्टुला है, साइनस है, हेमोराइड है वगैरह, और पाँव के नाखून जब खराब होते हैं वो भी हम निकालते हैं। तो A to Z समझो, सारी सर्जरी, मतलब पूरे जिस्म की मरम्मत अगर करनी हो तो वो सारी चीजें आपने की। एक चीज मैं बता दूं कि कुछ स्पेशलिटी जिस तरह आई सर्जन, ENT सर्जन, वो हमारा फील्ड नहीं, लेकिन हमारा ज्यादातर काम प्रैक्टिकली होता है, सर्जरी वाइज होता है। सही। सर मेरी वालदा के साथ इस तरह हुआ था कि उनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, वो डॉक्टर ने उसमें स्टिचेस गलत लगा दिए थे जिसकी वजह से उनका ब्लैडर साथ में सिल गया था। जैसे ही वो स्टिचेस रिमूव किए तो ब्लैडर फुल हो गया और वो फिर उसकी ब्लैडर की सर्जरी हुई, और फिर जब ये सारे सर्जरीज हो चुकी तो उसके बाद फिर वो इतनी कमज़ोर हो गई, वो पेट की खाल के वो हर्निया में कन्वर्ट हो गया, फिर हर्निया की सर्जरी हुई। तो वो एक जिस आजमाइश से गुजरी थी, तो वो मैं डॉक्टर्स को दाद देती हूँ, मुझे लगता था मेरी अम्मी बच नहीं सकेंगी, लेकिन जब हर्निया का उनका ऑपरेशन हुआ और उनके जो नेट लगाई उनके पेट में, तो मैं ये सोचती थी कि इतनी सारी सर्जरीज के बाद क्या वाकई अम्मी बच जाएंगी और ये नेट लगाने के बाद क्या स्टेबल रहेगी और आगे ज़िंदगी में। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देखती हूँ तो मैं डॉक्टर्स को क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का। कॉम्प्लिकेशंस पार्ट ऑफ सर्जरी और ये हो जाती हैं, एज के साथ भी इसका दारो मदार है, और कभी कभी होता है कि अंदर बीमारी ऐसी होती है, चिपकी होती है कि उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। बेहतर बात यह कि अंदर स्पॉट पिक कर ले और यूरोलॉजिस्ट को और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों एक साथ ही काम कर ले, चलो ये हो जाता है, लेकिन बेहतर हो जाती है। जब हार्निया हो जाता है, कोई भी सर्जरी के बाद हार्निया के चांसेस होते हैं, वो पहले प्रिकॉशन होते हैं, लेकिन जब हार्निया का ऑपरेशन हो तो आइडियल ये है कि अगर एडल्ट है, उसकी एज 20 साल एंड आर्डवर्ड है, तो उसमें हम रबड़ की जाली ज़रूर लगाते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है ना। अच्छा, मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा, कुछ बीमारियाँ हैं जिनकी सर्जरीज होती हैं। सबसे पहले मैं ज़रा पित्ते की तरफ बढ़ूँगा कि बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि पित्ते में पथरी आजकल हर दूसरे शख्स को होती है, और फौरी तौर पे इसका यही कहा जाता है कि आप पित्ते को निकलवा दें और इसको जो है वो आप सर्जरी करवा लें। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या हर पथरी जो पित्ते के अंदर होती है उसका इलाज पित्ते का रिमूव होना है, या इसको प्रिकॉशंस के ज़ुमरे में भी मेडिकेशन के ज़रिए भी सही किया जा सकता है? इसी के साथ सवाल मैं जोड़ूंगा अपना, ताकि आप कंप्लीट मुकम्मल जवाब दे सकें कि पित्ते की सर्जरी में किन किन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, प्लीज़। एक तो आपका सवाल ये है कि आजकल पित्ते की पथरियाँ इस वजह से बनती हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, जंक फूड ज़्यादा हो गए हैं, काम काज नहीं है, एक्सरसाइज नहीं। पहले तो लोग गांव में रहते थे, दूर दूर पैदल जाते थे, इस वजह से। दूसरी बात ये फीमेल में ये ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि आजकल ये कंसेप्ट है कि बच्चे कम पैदा करते हैं, ख़ासकर शहरी माहौल में ये चीज़ें ज़्यादा है, ये वजह है। खाने पीने के साथ भी इसका ताल्लुक है। जहाँ तक पित्ते में पथरी का ताल्लुक है, पित्ते में पथरी तो हो गई, लेकिन जब तक वो खामोश है आप भी खामोश रहो। ओके, तकलीफ नहीं दे रहा। जब तकलीफ नहीं दे रहे आप इसको तकलीफ न दो, लेकिन अगर एक दो मरतबा उसमें तकलीफ हो गई तो इसका हल ये है कि इसका ऑपरेशन किया जाए, नंबर 1। लेकिन अगर ओल्ड एज पेशेंट है, डायबिटिक है, मेल है, ठीक है ना, तो उसका फिर करना चाहिए ऑपरेशन, फौरन करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ओपन सर्जरी भी है, लेप्रोस्कोपिक भी है, रोबोटिक भी है। आइडियल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, लेकिन गॉड फॉरबिड कहीं पे फैसिलिटी ना हो या एक्सपीरियंस ना हो तो फिर ओपन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि वालिद साहब की पित्ते की सर्जरी हो चुकी है, तो बाकायदा ओपन सर्जरी होकर पित्ता रिमूव कर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप की होल से लेप्रोस्कोपिक की तरफ चले जाएं, फिर उसके बाद किसी ने कहा रोबोटिक भी जो है वो इसमें हो सकती है। तो आप ये बता रहे हैं कि आइडियल जो है वो लेप्रोस्कोपिक है, और जो रोबोटिक भी है। रोबोट और लेप्रोस्कोप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दो बातें हैं। एक लेप्रोस्कोप और रोबोट महंगा है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि वो प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है, वो जिना अस्पताल में सरकार में अवेलेबल है, क्योंकि रोबोट महंगा होता है, इसके ऊपर खर्चा आता है। सर, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है और ये रिवायती सर्जरी से किस तरह डिफरेंट है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। रिवायती सर्जरी ये है कि जो हम ओपन सर्जरी करते हैं पित्ते के लिए, तो उसमें राइट साइड पसलियों के नीचे एक इंसिजन देते हैं, कर देते हैं, तकरीबन 8-10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इतना से होता है कि दोनों हाथ सर्जन के अंदर जा सकते हैं, इतना बड़ा मतलब एक कट होता है।
اور جب ہم آپریشن کرتے تو کم از کم 10 سے 15 تک ٹانکے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز کرتی ہے نا تو وہ اس طرح نہیں رہتی جس طرح آئیڈل ہونا چاہیے. نمبر 1. پھر یہ کہ اگر ایک ٹانکا خراب ہو گیا تو باقی ٹانک کو بھی خراب کر سکتے ہیں. جہاں تک کی ہول کا تعلق ہے, پیٹ میں 3 یا 4 سوراخ کرتے ہیں, جس طرح شارپ پینسل آپ کاغذ میں سے کچھ ڈالتے ہو پھر واپس نکالتے ہو. تو اگر ایک وہ مختلف جگہ میں الگ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں, ناف کے اوپر سائڈ پہ اور ناف کے اوپر. تو اگر ایک ٹانکا بھی خراب ہوگی تو دوسرا خراب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس میں نہ سکن کرتا ہے نہ مسل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف سوراخ ہوتا ہے اور بند ہو جاتا ہے, ایک ٹانکا لگاتے ہیں. تو یہ تو زیادہ بہتر ہے, لوگ اب یہی کرواتے ہیں. اور آج کل تو یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا, قریبی دوست تھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا طریقہ کرو, گھر میں بچے چھوٹے ہیں, کہ صبح آپریشن ہو جائے, شام کو بندہ گھر چلا جائے. میں نے کہا اتوار کے دن لے آؤ. اتوار کے دن سنڈے کو وہ آ گئے. صبح میں نے آپریشن کیا اور شام کو وہ خاتون اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی. اگر آپ کٹ والا انسیژن لگاتے ہو اس میں آپ کو اسٹے کرنا پڑتا ہے, وہ تو آپ کو اسٹے بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اور کم از کم 8-10 دن آپ کام کاج کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. اوپن سرجری کی طرف جائے گا جب یہ سرجری موجود ہے. میں نے یہ بتایا کہ آئیڈیا تو یہ ہے, لیکن اگر لیپروسکوپ اویلیبل نہیں ہے, ایکسپیرینس اویلیبل نہیں ہے, یا اندر پتا زیادہ گلا ہوا نہیں جس کے ساتھ میدا, آنتڑیاں, ہاں ایسا کوئی نہ ہو. لیکن آج کل بہت کم ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد کہ قریبی وقت میں جو ہے نا میں نے کوئی اوپن سرجری کی ہو. اچھا, ہاں آپ لیپرو پہ ہی چلے گئے؟ ہاں ٹوٹلی. اوکے. اچھا, میں ذرا ہرنیا کے حوالے سے بڑا کنسرن ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جب ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر حضرت بلال برقی آ رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کوسچنس کی نا ڈیٹیل آ گئی سوشل میڈیا پر, تو جس میں ہم نے دیکھا کہ 60% لوگوں نے ہرنیا کے حوالے سے پوچھا. تو ہرنیا کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو کوسچنس ہیں وہ ہم پوچھیں گے, لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ذرا سا. آج آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, آج ٹی وی اسکرین کو جو ہے وہ اسٹک کر کے رکھنا ہے NTA نیوز کے اوپر. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر حضرت بلال برقی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہرنیا کے اندر کون کون سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, یا پھر سرجری کے اندر کون سی بے ضابطگی ہو سکتی ہے جس سے بچا جائے, یہ ساری چیزیں بتائیں گے.